हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। 2026 का जितने भी क्लास 10 का बच्चों का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मैं एक क्रैश कोर्स फ्री में लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स आपको फ्री में कराया जाए और 1 रुपया भी खर्च ना हो, तो आप लोग को है मेरे साथ शुरू से अंत तक यानी कि अभी से लेकर के दोस्तों जब तक की परीक्षा समाप्त न हो जाए है तब तक आप लोग को जुड़े रहना होगा, तभी आप क्रैश कोर्स का फायदे को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आप सभी बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं कि तू हंस और तू मुस्कुरा और रोना बंद कर। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर। अगर तू जिंदा है तो फिर जिंदगी के नाकों में दम कर दे। है ना, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो मैथ और जो संस्कृत है ना बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। कौन? अरे अक्सर यहाँ पे देखा गया कि मैथ और संस्कृत में जो ही बच्चे फेल होते हैं क्लास 10 में, वो मैथ और संस्कृत में ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैथ और संस्कृत से डरने की कोई बात नहीं है। अगर लड़ना चाहते हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर मेहनत करना चाहते हैं, तो मैथ और संस्कृत की क्या औकात है जो आपको पास होने से रोक दे। पास होने के बाद तो अलग है दोस्तों। मैं आपको यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने 90 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको यहाँ से मैथ में 100 में 100 आएगा। ये आपसे है ना वादा रहा दोस्तों, है ना। लेकिन आप लोग को यहाँ पे करना क्या हुआ है ना, तो आप मेरे लिए है ना, जब आपके लिए मैं फ्री क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ तो आपको भी कुछ बनता है कि आप भी कुछ है ना। यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि फ्री में नहीं पढ़ाई होता है, तो फ्री में बिल्कुल हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, है ना। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या चीज कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना होगा कि कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा दोस्तों, है ना। तो हमारा गुरु दक्षिणा किस रूप में होगा, तो आपको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक वो बच्चा है ना एक दूसरे बच्चे को मदद करे, यानी कि इस वीडियो को जम करके एकदम शेयर करना है। जितना चाहे आप है ना उन बच्चों को पहुंचाइए जो क्रैश कोर्स लेना तो चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है और उनको बहुत ही है ना दिक्कत हो रहा है, उनको मतलब ले नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला दोस्तों। यही हमारा गुरु दक्षिणा है कि आप है ना प्रत्येक उन बच्चों तक शेयर कीजिए, यानी कि पहुंचा दीजिए जो है ना क्रैश कोर्स नहीं ले पा रहे हैं। और उनके लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, एक साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तो जो आप चाह रहे हैं वो मैं यहाँ से आपको दिलाऊंगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत, है ना। तो आपको मैथ और संस्कृत से डरने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है, कोई भी दरकार नहीं है। मैं आपको क्या करेंगे तो इसी को यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे कराने वाले हैं और इसमें फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो चीज को भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए, और हम लोग यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, सबसे पहले हम लोग मैथ में क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर दोस्तों, है ना। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, तो संख्याएं पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ जो होता है दोस्तों, वो दोनों का एक बार हम लोग मिक्सिंग करके सीखेंगे। क्या चीज, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा करके उस हिसाब को हल करेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में आखिरी में शांत और अशांत को देखने वाले हैं। फिर सिद्ध करना सीखेंगे कि √3 का परिमेय संख्या किस प्रकार से होता है। अगर आप इसमें है ना पूरा मतलब शक्ति के साथ यानी कि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर चैप्टर की बात कर लिया जाए तो जो हमारा जो पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसमें अगर हम बात करें दोस्तों कितने अंकों का मार्क्स इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रहता है ऑब्जेक्टिव यहाँ से 7 से 8 अंक यहाँ से मतलब पक्का आ रहता है दोस्तों, यानी कि 8 अंक यहाँ से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें जो 2 अंक का होता है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हर हमेशा रहता है, यानी 3 दूनी 6 नंबर हो गया। 2-2 नंबर का जो रहेगा 3 क्वेश्चन वो 6 नंबर हो गया और ऑब्जेक्टिव का 8 नंबर, तो 6 और 8 अगर जोड़ दीजिए तो 14 नंबर यहाँ से रहने वाला है दोस्तों इस चैप्टर से। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 5 अंक का इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि और इसमें हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, अंक दोस्तों, है ना। अंक जानेंगे। अंक, अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट, DIGITS, है ना। डिजिट्स हो गया, है ना। इसकी जो संख्या होती है दोस्तों, है ना, वो होती है कितना, 10 होता है। ठीक है, चलिए कौन कौन होता है, पहला 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 है ना, ये हमारा डिजिट कहलाएगा। टोटल कितना होता है इसकी संख्या, इसकी जो संख्या होती है 10 होता है ना डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट के माध्यम से, इन्हीं 10 अंकों के माध्यम से दुनिया का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे प्राकृत संख्या। ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझते चलिएगा है ना, और नोट करते चलिएगा, यानी कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठे ताकि आप उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो 2026 का होने वाला है दोस्तों है ना, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर विश्वास के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तभी आप इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्या बराबर है ना, तो परिभाषा यहाँ पूछा नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताते चलूंगा है ना, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है ना। या तो चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि गिनती गिनती की संख्याओं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, कहा जाता है या तो कहते हैं, ठीक है। गिनती की गिनती की संख्याओं को अब यहाँ पे लिखेंगे जैसे भी लिखेंगे कि गिनती, आप बताइए गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो गिनती 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो हमारा जो है ना प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसा करके दीजिए, और अनंत तक। इसका नाम है अनंत, यानी कि इन्फिनिटिव, या तो आप परिभाषित बोल सकते हैं है ना। तो हमारा जो यहाँ पे हो गया गिनती की संख्या जो है हमारा क्या कहलाएगा, तो प्राकृत संख्या कहलाएगा दोस्तों। देख लीजिए गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और डॉट डॉट का मतलब है कि इसके अंदर में आप जाइएगा आगे तो 5 6 7 सब आते जाएगा इसमें, और कहां तक, तो अनंत तक, यानी कि इसका कोई भी अंत नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा है नहीं। तो चलिए, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए 2026 के बोर्ड एग्जाम में, अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या चीज, इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए कि सबसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो देख लीजिए कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से हुई है, तो 1 से हुई है ना, तो जहां से शुरू हुआ वही हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहलाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि सबसे 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 बड़ी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, अब आप बताइए यहाँ पे है ना। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, यानी 1 से शुरू हुआ था, हो गया अनंत तक है ना, तो हमारा जो है अनंत कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत। क्लियर, आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछते हैं, क्या चीज बताइए कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि दो अंकों की दो अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 2 अंक देख लीजिए कहां से स्टार्ट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 10 आएगा दोस्तों हमारा वहां पे है ना 2 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 अंक का सबसे है ना छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि दो अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए कि कौन है। तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, है ना 99 हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग 100 पे जाते हैं तो 3 अंक आ जाता है दोस्तों, है ना, इसलिए हमारा 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग को है ना याद रखना है, और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन इसमें भी आया दोस्तों, है ना। ये दोनों यहाँ पे इस चैप्टर प्राकृत संख्या में अगर बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे भी आई है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक और जान लेते हैं, है ना, कि इसको अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है ना, देखने के लिए मिलता है कभी। तो क्या चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि 50 प्राकृत यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना पूछे, है ना, तो आपको क्या करना होगा कि कितना बच्चा जो होता है उसको अगर पता नहीं रहता है तो 1 से 50 तक उसको जोड़ेगा, है ना। तो जोड़ने में बहुत काफी समय लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है दोस्तों, आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या का
का योग निकालना हो दोस्तों, योग योग मतलब यानी कि योगफल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन और बटे में 2 होता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिए, उसके बाद आप है ना कोई भी क्वेश्चन हो इस पे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रथम प्रथम मतलब होगा शुरुआत से, यानी कि 1 से दोस्तों, ठीक है। n यहाँ पे दिखा रहा है नंबर, यानी कि जो भी संख्या पूछा जाएगा, जितना जितना का मान पूछा जाएगा निकालने के लिए, वही हमारा n का मान कहलाएगा। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो, है ना, तो n इंटू n प्लस वन बटे 2 होता है। आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आप लोग को है ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन कि निकालिए यहाँ पे कि प्रथम 20 प्राकृत है ना 20 प्राकृत संख्याओं संख्याओं का है ना योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे हल लिखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया इसका कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि दिया है क्या चीज दिया गया है, तो ये जो 20 30 40 50 यहाँ पे जो भी दिया जाएगा वो हमारा n का मान कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो n बराबर हो गया 20। तो अब हम लिखेंगे नीचे में कि हम जानते हैं कि, है नहीं, क्या जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, योग ही तो बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो योग जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए लिख यहाँ पे कि हम जानते हैं योग बराबर, तो किसका योग यानी कि प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो योग और फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, तो होता है n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन और बटे में 2 होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, n का मान कितना यहाँ पे 20 है, फिर n का मान हो गया 20 और प्लस वन और बटे में आ गया 2। अब आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तब क्या होगा, 20 का 20 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और गुना हो जाएगा, है ना, 20 और 1 यहाँ पे जुड़ेगा तो हो जाएगा 21 और बटे में 2। इसको काट दीजिए, अगर कट रहा है तो 2 से कट रहा है 20 कितना बार में 10 बार में। अब यहाँ पे गुना कीजिए 10 और गुना 21 करेंगे तो हो जाएगा 21 दहे, है ना, 21 दहे 210 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग है ना ध्यान से नोट करते चलना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या पे। तो चलिए, है ना, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, पूर्ण संख्या, है ना। तो आपको बता दो यहाँ पे कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 से, है ना। तो गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। या तो आप इसको एक परिभाषा और बोल सकते हैं दूसरा कि जो है कि वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, आप उसको लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, कि वैसी संख्या जो जो है ना जो जीरो से शुरू शुरू होकर अनंत तक जाती है, है ना, उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या चाहिए इसका परिभाषा, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, है ना, तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जैसे भी लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए, है ना, क्या चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है परिभाषा में ही कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी कि इसका जो शुरुआत होगा 0 से होगा, ठीक है। 0 1 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगी, तो अनंत तक, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, यानी वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के, देख लीजिए 0 से शुरू होकर के कहां तक, तो अनंत तक जाती है, तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी क्वेश्चन अगर 2026 के एग्जाम में आ जाए, है ना, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए कि जीरो क्या है। तो 0 यहाँ पे क्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 पूछा जाएगा आपसे कैसी संख्या है, तो 0 जो है दोस्तों क्या चीज है, पूर्ण संख्या। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी
छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो देख लीजिए यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 0 से, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सबसे है ना, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे दोस्तों, है अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि सभी, है नहीं क्या, ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए, है नहीं, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि क्या क्या सभी सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, क्या चीज कि नहीं, क्या चीज पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या है? तो आंसर हाँ या ना में जवाब देना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ। ठीक है, यानी कि यस हो जाएगा। ठीक है, यस, यानी कि सही बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि 1 से शुरुआत होता है, देख लीजिए, है ना। तो ये प्राकृत संख्या कहलाएगा, अगर 0 को हटा दे यहाँ पे तो प्राकृत संख्या हो गया, है ना। तो सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, तो ऐसा हो जाएगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, है ना, कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें यहाँ पे कि क्या क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो जितना भी पूर्ण संख्या है क्या प्राकृत संख्या में आता है? तो नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं आता है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है और 0 पूर्ण संख्या में होती है। तो ये चीज यहाँ पे गलत बोला जा रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि टोटल पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं आता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, है ना, यानी कि नो। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, है ना। एक फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2 होता है। बस प्राकृत संख्या का ही फार्मूला है, सिर्फ उसमें प्लस होता है और इसमें माइनस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला बन गया कि आपसे अगर पूछा जाए, है ना, कि n प्रथम n पूर्ण संख्या का योग निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू n, है ना, n इंटू n माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो और आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पे ले लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन, है ना, इस वाले जो फार्मूला आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, वही चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं, है ना, 50 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, है ना। तब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा वो हमारा n का मान कहलाता है। तो लिखेंगे दिया गया है n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, है ना, योग इसका निकालना है, किसका, पूर्ण संख्या का योग निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, योग बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस, है ना, 1 बटे 2 होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 1 और बटे में 2 होता है। आइए इसका मान रख देते हैं, जहां जहां n है दोस्तों वहां पे हम लोग n का मान रखेंगे। n का मान यहाँ पे कितना है, 50 है, तो यहाँ पे n है तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 50, फिर इंटू n का मान कितना हो जाएगा, 50 माइनस 1 और बटे में हो गया 2। आगे बढ़ेंगे तो 50 का 50 ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो गुणा का चिन्ह हो गया, 50 में से 1 गया, यहाँ पे आ जाएगा 49 और बटे में हो गया 2। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 का 1 और यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 25 गुना 49 कर देना है, 25 यहाँ पे बचा हुआ है, वहां पे 49,
और इसके बाद इसको गुना करने के बाद यही हमारा आंसर कहलाएगा। 25 गुना 9 करेंगे, 25 नंबर 2 25 हो जाएगा, है ना। तो 225 का लिखेंगे 5, बाकी रह गया 22, है ना। और 25 चौका 100 में जब 22 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 122, यानी कि आ गया यहाँ पे 1225 आ गया दोस्तों, यानी कि 1225 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या चीज, पूर्णांक संख्या। आइए हम लोग यहाँ पे पूर्णांक संख्या को देखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। पूर्णांक संख्या, है ना। तो मैं आपको बता दूं इसका परिभाषा क्या है। क्या चीज है कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के परिवार में, है ना, माइनस ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेने पर वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज कि पूर्ण, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में, है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल, शामिल कर लेने पर, कर लेने पर वह पूर्णांक संख्या, वह पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाता है, कहलाता है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे इसका क्या परिभाषा, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या के परिवार में जितना भी पूर्ण संख्या होगा दोस्तों, है ना, उसमें क्या करेंगे तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 2 3 1 से शुरू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव यानी कि माइनस में लेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर देंगे यानी कि पूर्ण संख्या में मिला देंगे, है ना, तो हमारा जो होगा वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, और इस प्रकार से डॉट डॉट जाएगा कहां तक, अनंत तक। तो ये हमारा क्या चीज हो गया देख लीजिए, तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी कि माइनस वाले प्राकृत संख्या को इसमें ऐड करेंगे, यानी शामिल कर देंगे, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कोमा दीजिए, -1 आ जाएगा इसमें, कोमा -2 आ जाएगा, कोमा -3 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, अब ये भी कहां तक, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर पढ़ करके इसको फिर से, क्या चीज है कि पूर्ण संख्या के परिवार में, यानी यहाँ से 0 से लेकर के इधर जो चल रहा है इस तरफ, है ना, ये हमारा पूर्ण संख्या का परिवार हो गया। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या देख लीजिए, ये हमारा माइनस वाला ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गया, है ना, और क्या कर दिए इसमें शामिल कर दिए, तो ये जो टोटल है हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये टोटल का टोटल जो है हमारा कहलाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए आइए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, है ना, इसको देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि सबसे, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर बताइए, है ना। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या कहलाएगा, तो माइनस अनंत कहलाएगा, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, माइनस अनंत कहलाएगा क्योंकि ए भी इधर डॉट डॉट चल रहा है अनंत तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बराबर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन अगला दोस्तों, आगे यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि बताइए कि क्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण, सभी पूर्ण संख्या, या तो आपसे पूछा जाए कि सभी, है ना, सभी प्राकृत संख्या भी इसमें शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्या, यानी दोनों का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या सभी, क्वेश्चन आपको, है ना, एक का गो करके पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि दोनों को एक साथ ले लिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, एक ही कोई भी पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूछे या प्राकृत संख्या पूछे, कि सभी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, संख्या
है, तो आप इसका जवाब दीजिए हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, या तो पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों ये हो जाएगा हाँ। क्या चीज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या है, देख लीजिए है ना, पूर्णांक में आ रहा है, यहाँ से यहाँ हो गया पूर्ण संख्या, तो ये इसलिए हमारा जो है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। या तो पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या, देख लीजिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, तो ये भी आ रहा है इसमें, इसलिए जो सभी टोटल पूर्ण संख्या है या तो प्राकृत संख्या, वो भी कहलाएगा क्या चीज? पूर्णांक संख्या। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन इसका उल्टा बना लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या है ना, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जितना भी पूर्णांक संख्या टोटल हो गया वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो से रहता है, नेगेटिव वाला उसमें नहीं आता है, और यहाँ तो नेगेटिव है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए नहीं होगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो यहाँ भी देख लीजिए कि बोला जा रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तो सभी पूर्णांक संख्या यहाँ तो माइनस वाला भी होता है, और जब हम लोग प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो उसमें माइनस वाला जो प्राकृत संख्या होता है वो नहीं होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये 2026 में यहाँ पे छपा हुआ रहेगा, ठीक है। 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ रहेगा दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि -3 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये पूछा जाएगा आपसे कि -3 जो है कौन सी संख्या है। अगर ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे कि बताइए प्राकृत संख्या, बी में दे दिया जाए आपको यहाँ पे कि पूर्ण संख्या, और सी में दे दिया जाए यहाँ पे आपको कि पूर्णांक संख्या, और डी में दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए यहाँ पे है ना, एक क्वेश्चन है कि -3 कौन सी संख्या है ना, तो प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि -3 जो होता है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है, इसलिए पहला कैंसिल हो गया, ए वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब -3 जो है पूर्ण संख्या भी नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, उसमें माइनस वाला नहीं रहता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि -3 है ना पूर्णांक में आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए है ना, -3 -4 -5 इधर जो भी पूछेगा है ना वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या को। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सम संख्या दोस्तों, है ना। हम इसको क्या किए तो पहले से लिख करके यहाँ पे रखे दोस्तों, इसलिए क्योंकि समय को हम लोग को भी बचाना है दोस्तों, इसलिए इसको लिख के रखे ताकि ज्यादा आपका समय नष्ट ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक से पढ़िए और इसको समझिए और नोट करते चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है कि सम संख्या किसको बोला जाता है यहाँ पे, तो 2 से विभाज्य होने वाली, 2 से विभाज्य का मतलब हुआ यानी कि जो 2 से कटने वाली संख्या होगा दोस्तों, ठीक है। यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जितना भी संख्या आएगा, जितना भी नंबर आएगा दोस्तों, जो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। जैसे भी चलिए देख लेते हैं एग्जांपल में इसका, यानी 2 4 6 8 10 ये टोटल जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, सब में 2 से क्या हो रहा है यानी कि पूरा पूरी काटाने भाग जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में 2026 का एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, है ना, तो सबसे छोटी सम संख्या जहां से शुरुआत होगी, देख लीजिए तो 2 से शुरुआत हो रहा है, इसलिए जो हमारा जो है सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या होगा? अनंत हो जाएगा, जो हमारा सबसे बड़ी सम संख्या होगी, ठीक है। 2026 के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये विश्वास रखें कि आपको ये छपा हुआ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सम संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए में n,
बी में 2n, सी में 2n प्लस 1 और डी में 2n माइनस 1 दिया गया दोस्तों, है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन, है ना, क्या चीज है, सम संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सम संख्या होती है वो देख लीजिए, यानी 2 4 6 इस रूप में होता है। तो जो इस रूप में आपको दिख रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे n हो गया, यानी कि 1 बता रहा है, यहाँ पे 2n है ना, तो यही हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो 2n हो गया, 2 में एक और जुड़ गया, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो 3 तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें आता नहीं है, और यहाँ भी 3 दिख रहा है, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, यहाँ पे है दोस्तों कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेकर के सोल्व करते हैं, और ये भी परीक्षा के दृष्टि से VVI होता है, ये ऑप्शनली क्वेश्चन में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे तरह से क्लियर हो जाए दोस्तों। आइए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए कि प्रथम 40 सम संख्या 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि दिया गया है। क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे 40, ये संख्या दिया गया है, यानी कि नंबर दिया गया है, यानी कि n बराबर दिया गया है 40। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि हम जानते हैं कि, है ना, हम लोग पहले से जानते हैं कि सम संख्या का जब योग निकालना हो तो उसका जो फार्मूला हो रहा है दोस्तों, योग बराबर हो रहा है n इंटू n प्लस 1, और यही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इसीलिए योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब इस पे रख दीजिए मान, जहां जहां n है दोस्तों वहां पे n का मान रख देना है, कितना, 40। आइए रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू, है ना, n का मान फिर 40 और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 40 का 40 लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। 40 और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, यानी 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है तो आ जाएगा 4, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 4 चौक हो जाएगा 16, और एक जीरो था यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो 1640 इसका हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि जो 2 से नहीं कटेगा वो हमारा विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा वो हमारा विषम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया 1 3 5 7 9 11, ये हमारा विषम संख्या है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी विषम संख्या तो अनंत होता है, देख लीजिए, तो अनंत हो जाएगा। अगर आपसे, है ना, देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये 2026 के एग्जाम में आएगा, ठीक है। इनमें से कौन विषम संख्या है ना। तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे इसके आगे के क्वेश्चन में सम वाले में, है ना, तो 2n सम कहला रहा था वहां पे, और यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2n, है ना, प्लस 1, यानी 2a हो गया और एक इसमें जुड़ गया तो 3 हो गया, और 3 हमारा जो है कहलाता है क्या चीज, विषम संख्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 2n प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे, है ना, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका जो फार्मूला हो रहा है दोस्तों वो क्या हो रहा है, तो n स्क्वायर, यानी आइए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रथम 20, है ना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 20 संख्या दिया गया है, और इसका जो फार्मूला होता है योग बराबर होता है n स्क्वायर, यानी कि n का मान 20 दिया गया है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 20 है यहाँ पे तो 20 का स्क्वायर 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रहता है यहाँ पे मान लेते हैं कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 100 आ जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है क्या चीज, तो n बराबर पहले से दिया गया है 20, नहीं, जो यहाँ पे अंक दिया हुआ रहता है संख्या वो हमारा n का मान कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि, है ना, क्या चीज यहाँ पे, तो प्रथम 20 विषम संख्या, है, का
योग बराबर, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। योग बराबर हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, एन का मान यहाँ पे 20 है तो हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, है ना। या तो 20 गुना 20 आप इसको 2 बार कर सकते हैं, तो आएगा आंसर इसका कितना, 400 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया, है ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभाज्य संख्या, जो कि एग्जाम के दृष्टि से भी आई 2026 में क्वेश्चन यहाँ से रहना ही रहना है दोस्तों, है ना। ये ऐसा है जो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो है ना, ये सबसे वीवीआई होता है अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या, जो कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 2026 के एग्जाम के अनुसार यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, है ना, स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यानी एक से बड़ी हुई संख्या, है ना, यानी एक से बड़ा रहेगा वो संख्या जो हमारा अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक और स्वयं के अलावा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि एक से कटेगा और स्वयं मतलब खुद अपने आप से कटेगा, ठीक है, वही हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होगा, यानी किसी और संख्या से नहीं कटेगा। जैसे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक से बोला बड़ी, तो देख लीजिए एक से टोटल बड़ी है यहाँ पे जैसे में, है ना। उसका बोला जा रहा था कि एक से कटेगा और स्वयं से, तो एक से देखिए दो जो है एक से भी कट रहा है और खुद अपने से भी कट रहा है। 3 देख लीजिए एक से भी कट रहा है और खुद अपने 3 से कटेगा, है ना। तो जो एक और स्वयं से कटेगा और एक से जो बड़ी रहेगा, वे सभी संख्याएं जो है क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे जो है दोस्तों टोटल वीवीआई मान लीजिए आप, ठीक है ना। मान लीजिए नहीं है, क्या चीज है, वीवीआई है, ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो हो जाएगा 2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो फिर अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन है, यानी कि वो सम भी है और अभाज्य भी है, तो कौन है, तो 2 है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 अंक का जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, देख लीजिए 2 अंक यहाँ से 11 से शुरू हो रहा है, तो हमारा 11 कहलाएगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे है ना बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो वो 15 है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, है ना। 1 से लेकर के अगर आपसे पूछा जाए कि 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसकी संख्या 25 होती है, ठीक है। ये चीज मतलब जो है वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा कहे तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 1 होता है ना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या कौन कौन रहेगा। चलिए इसी से 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोनों अभाज्य संख्या है, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 3, और इसका हम लोग मासा निकालेंगे। मासा किस प्रकार से निकाला जाता है, बच्चा वाला, चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। जैसे 2 से इसमें भाग लगा देंगे, 2 से लगाएंगे 3 में, तो एक बार में लगेगा 2, इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 1 को इस प्रकार से घेर दीजिए। अब यहाँ पे जो उतरेगा 2, और 1 से लगाएंगे 2 में, तो 2 बार में 1 खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो अंतिम भाजक होता है दोस्तों, अंतिम क्या चीज, भाजक, इस तरफ का भाजक बोला जाता है, तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा मासा कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है अंतिम भाजक कितना है, तो 1 है, तो हमारा जो एचसीएफ कहलाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से 2 अभाज्य संख्या का जो मासा होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा, 2 लगातार क्रमागत, यानी कि 2 ऐसा संख्या लीजिए लगातार होना चाहिए, और उसका जब मासा निकालेंगे दोस्तों, तो 1 आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे 2 लगातार ले लीजिए, कोई भी है ना संख्या ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, चलिए यानी 5 और 6 ले लीजिए, दोनों लगातार है ना, और इसका जो मासा निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, तो आइए हम लोग यहाँ पे भाग लगाते हैं। 5 से 6 में लगाएंगे तो एक बार में 5 लग जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 गया तो 1, इसको इस प्रकार से घेर दीजिए और इसको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। और 1 से लगाएंगे 5 में भाग, तो 5 बार में जाएगा, है ना। ये जो है मासा निकालने का है ना रूल है कि जो है पूरा पूरी कट जाता है अंत में, और जो अंतिम जिससे कटेगा जिस भी संख्या से, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। देख लीजिए 1 से कट गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, है ना।
तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ये भी 2026 के एग्जाम के अनुसार वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें जस्ट अभाज्य का उल्टा हो गया। अभाज्य संख्या में क्या हो रहा था कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा था, है तो हमारा अभाज्य संख्या कहा रहा था। और यहाँ जस्ट उसका उल्टा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाज्य हो, यानी एक से कटेगा तो कटवे करेगा, और स्वयं मतलब खुद से भी कटेगा, और ये दोनों के अलावा किसी और से भी तीसरे से कटेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे भी देख लेते हैं यहाँ पे 4 है ना। अब 4 जो यहाँ पे है दोस्तों, देख लीजिए 4 एक से भी कट रहा है, 4 खुद से भी कट रहा है, और 4 2 से भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वही हो गया कि जो एक से कटेगा और जो स्वयं मतलब खुद से कटेगा उसके अलावा किसी अन्य से भी कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, वैसे हो गया 6 8 2 है ना 10, ये सब हो गया, क्या चीज हो गया, है ना भाज्य संख्या का उदाहरण हो गया। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 2026 में दोस्तों है ना, क्या चीज कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछा जाए आपसे तो बताइएगा अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव है, जिसको बोला जाता है अपरिभाषित। अनंत भी बोल सकते हैं इसको और अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो में से कुछ भी बोलिए, या तो इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हुआ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, देख लीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य ले लीजिए, सबसे छोटी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था दोस्तों, है ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों का पूछा जा रहा है गुणनफल, यानी कि गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, ये दोनों का गुणनफल हो गया कितना, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि क्या एक है, एक क्या है, एक क्या है, आपको बताना है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य है, कि ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, दो में से कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो एक देख लीजिए, एक जो है ना वो भाज्य संख्या में भी नहीं मिला था, और अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुआ था, 2 से हुआ था शुरू। ठीक है, 2 हो गया जैसे अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 यहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारा अभाज्य संख्या था। ठीक है, डॉट डॉट अनंत था। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या था। तो अभाज्य और भाज्य में दो में से किसी में भी एक नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक क्या है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अरे वैसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे अर्थात है अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में। फिर से सुन लीजिए यहाँ पे कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि p बटे q क्या, तो यहाँ पे अर्थात में हम लिख दिए कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे में आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसे में है ना ए भी है भी आई दोस्तों। ठीक है, वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण देते हैं इसका, जैसे किस प्रकार से होगा, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात यानी कि अंश बटे हर के रूप में है ना लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 बटे 3 है ना, देख लीजिए ऊपर वाले अंश, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं 5 बटे है ना 2। चलिए और ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, तो 0 भी परिमेय संख्या किस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है दोस्तों, है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोई अंक ले लेते हैं कि 2 क्या है, तो 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी कोई भी अंक ले लीजिए वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि चलिए हम लोग पॉइंट में ले लेते हैं 4 लेते हैं 5, एक क्या कहलाएगा, तो पॉइंट में भी रहेगा तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। किस प्रकार से कहलाता है,
तो आइए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 4.5, तो जब हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे 1 आ जाता है, जब कुछ नहीं अंक रहता नीचे में तब, ठीक है। और पॉइंट के इस तरफ जितना भी अंक रहता है उसके बाद जब हम लोग 0 लगाते हैं तो इस तरफ 1 अंक है तो 1 0। अब यहाँ पे देख लीजिए 45/10 आ गया। आप इसको काट सकते हैं अगर कट रहा है तो, ठीक है। 5 से 2 बार में कट रहा है, 5 से कट रहा है नहीं 9 बार में, तो 9/2 आ गया, बटे के रूप में आ गया। देख लीजिए आंसर बटे हर के रूप में, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि 2.354 पे रेकरिंग लगा हुआ रहेगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये भी हमारा जो है क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। किस प्रकार से कहलाता है इसको हम लोग सोल्व करके विस्तार से समझेंगे आगे दोस्तों, ठीक है। जब तक आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि √4 क्या है, तो √4 भी क्या चीज है दोस्तों, तो ये हमारा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट यहाँ पे 9/16 क्या होगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, अंडर रूट 9/16 है, इसको हम जो यहाँ पे जो अंडर रूट में है दोनों है, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट एक बार 9 लिख सकते हैं ऊपर में, और अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 16। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना, 3 होता है और इसका 4, तो 4/3 आया दोस्तों, है ना। ये आ गया किसके रूप में, P/Q के रूप में आ गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अंडर रूट में जब रहेगा जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा वो भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। अगर हम बात करें आगे यहाँ पे दोस्तों, है ना, किस प्रकार से, देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि अंडर रूट 1/16 क्या है, तब क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 16 का वर्गमूल 4, 1/4 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है दोस्तों क्या चीज, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या चीज, कि पाई का जो मान होता है 22/7, एक क्या चीज है, 22/7 क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है ना। एक क्या चीज है, तो 22/7 आपसे पूछा जाए कि क्या है, क्या है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। क्या चीज रहेगा, परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो ये सारा चीज को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, रूट वाले संख्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा √2, है ना, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। रूट में तो यहाँ भी है, लेकिन उसमें भी देखे थे परिमेय संख्या में कि √4 लिए थे। तो अब यहाँ पे है ना, मन में नहीं चलना चाहिए कि रूट वाले क्या होगा, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वो हमारा परिमेय कहलाता है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। बस यही इसमें फर्क है, ठीक है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो जाएगा, रूट यहाँ पे अगर बात करें 7 हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देते हैं अंडर रूट, यहाँ पे 2 बटे ले लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि पाई क्या है, इसका नाम पाई है, ठीक है। एक क्या है, तो पाई जो है यहाँ पे दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान हो रहा था, पाई का मान जो हो रहा था वो 22/7 होता है। एक क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा इसमें, ठीक है। तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसका, पाई का मान का दोस्तों, ठीक है। पाई का मान जो 22/7 है ये P/Q के रूप में है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन सिर्फ पाई का अगर बात करें यहाँ पे तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि π/2 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि π/3 क्या हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। π/4 क्या होगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हमारा क्या है, टोटल का टोटल अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 2.12, फिर यहाँ पे 1 1 2 है, फिर 1 1 यहाँ पे 2 आएगा, है ना। इस प्रकार से अगर बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट में दोस्तों, ठीक है, डॉट डॉट में कहाँ तक, डॉट डॉट में अगर दिखेगा, ठीक है, डॉट डॉट में अगर दिखेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट में रहेगा तब, ये डॉट डॉट में अगर रहेगा तब हमारा क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे लेते हैं 5.2, है ना, 5.12 हो गया, 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 2,
है ना, एक एक तीन कुछ भी इस प्रकार से डॉट डॉट में अगर रहेगा, है ना, यहाँ पे तीन तीन भी ले सकते हैं आप। आइए, तीन तीन इस प्रकार से दिया हुआ रह सकता है, इस प्रकार से, यानी कि डॉट डॉट में अगर दिखेगा तो हमारा अप्रिय संख्या कहलाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि सहभाज्य संख्या किसको बोलेंगे। सहभाज्य संख्या यानी बताना यहाँ पे कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है, दो संख्या रहता है और उसका एक ऐसा जोड़ा होता है जिनका जब मासा निकालिएगा, यानी कि एचसीएफ जब निकालिएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, वो हमारा कहलाएगा सहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यानी 3 5 ले लिए, है ना, तो दो यहाँ पे दो क्या लिए, यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ऐसा जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा लिए, यानी 2 3 और 5 का जोड़ा लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा जोड़ा है जिसका जब मासा निकालिएगा, है ना, तो कितना आएगा, उसका मासा एक आ जाएगा। और एक जैसे ही आएगा दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। सॉरी दोस्तों, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकालिए इसका, यानी 3 और 5 का मासा निकाल लेते हैं। 3 से लगाएंगे, इसमें एक बार में लगेगा 3 और इससे घट जाएगा 2, फिर यहाँ पे इला है ना, जो है 3 लिखाएगा, 2 से लगाएंगे 3 में तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 2, और इससे फिर एक बचेगा, यहाँ पे घट करके एक आ गया, है ना। और एक से जब लगाएंगे 2 में यहाँ पे तो 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए हमारा जो है एक है, क्या चीज है, वो हमारा, है ना, मासा एक आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो है जोड़ा हो जाएगा 3 और 5 का, है हमारा सहभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 5 7 सहभाज्य संख्या है, 11 और 13 सहभाज्य संख्या है, 19 और 29 एक क्या चीज है, तो सहअभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया दोस्तों, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो है एग्जाम में रहने वाला है 8 से कितना 9 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, जितना अभी तक हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे क्या चीज, एलसीएम देखने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य को बोला जाता है एलसीएम और महत्तम समावर्त्य को बोला जाता है एचसीएफ। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे निकालना सीखेंगे। यहाँ पे दो हिसाब ले लिए हैं, है ना, एक को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और एक को आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जो बच्चा में पढ़े थे दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इसका, उसके बाद इसी को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उसके बाद दूसरे को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या चीज लिखेंगे, हल। यहाँ पे दिया गया है 18 और 30, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इस प्रकार से, लघुत्तम। ठीक है, इसमें लगेगा 2 से, तो 2 से लगा दीजिए, 9 दूना 18, 5 दूना 30 हो जाएगा। फिर लगेगा इसमें 3 से, 3 दिया 9 हो जाएगा और 3 25 हो जाएगा यहाँ पे 15। और इसमें लगेगा, नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना। जब नहीं लगता है तब क्या होता है कि जो इस तरफ वाला जो रहता है टोटल को गुना कर दिया जाता है, और नीचे के जो यहाँ पे घर में रहता है लास्ट वाले जो बचता है एक को छोड़ करके, वो टोटल को गुना कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं गुना इसको, है ना। तो हो जाएगा 2 गुना 3 और गुना नीचे वाले में जाएंगे, और उसके बाद टोटल को एक को छोड़ करके गुना कर देना है, 3 गुना 5 हो जाएगा। जब टोटल को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया हो गया 18, 18 25 90 आ गया इसका एलसीएम। तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए, है ना, कितना का, तो हम लोग इसको निकाल लिए एलसीएम, यानी एलसीएम निकालें किसका, तो 18 और 30 का एलसीएम निकाले, तो इसका कितना है आंसर, 90 आ गया दोस्तों, है ना। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बच्चे में निकालते थे ना, जब बच्चा में पढ़े थे तब इस प्रकार से हम लोग हल करते थे, एलसीएम निकालते थे। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, एचसीएफ यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो महत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मासा। ठीक है, यानी कि मासा इसको बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं किस प्रकार से, तो इसमें हम लोग निकालते थे भाग विधि से, है ना। 18 से क्या करेंगे, है ना, इसमें 30 में भाग लगाएंगे। ठीक है, अब 18 से कितना बार में जाएगा, तो एक बार में 18 आ गया यहाँ पे, इसको घटा लीजिए, है ना, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 3 जो यहाँ इसके इससे लेगा, एक क्या चीज लेगा, एक पैंचा लेगा, तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 12 को इस तरफ से घेर दीजिए, और ये जो भाजक है इसको यहाँ उतारा जाता है, उतार लीजिए 18 को। अब 12 से लगाएंगे 18 में, तो एक बार में 12 भी जाएगा, है ना, एक बार में 12 से लगेगा तो घट के आएगा यहाँ पे 6, और इसको जब घेरिएगा आप, तो अब इस भाजक को यहाँ पे उतारिए 12, और 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए यहाँ जो है दोस्तों अंतिम अंतिम भाजक, अंतिम भाजक जो होता है वही आंसर कहलाता है। अब भाजक किसको बोलेंगे, तो ये सभी का नाम है, इसका नाम है भाज। ठीक है, इस तरफ वाले को बोला जाता है भाजक और इस तरफ वाले को बोला जाता है भागफल।
ठीक है। भागफल जो हम लोग को आगे काम देगा जब यूक्लिड विभाजन को हम लोग हल करेंगे तब, है ना। और जो नीचे में रह जाता है उसको शेषफल बोला जाता है, इसलिए हम आगे जब चलेंगे तो काम देगा। इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ अंतिम भाजक यानी कि जो ये भाजक हो गया, ए विभाजक, ए विभाजक, ए विभाजक, है ना। तो अंतिम जो भाजक है जिससे कटेगा, है ना, वही हमारा कहलाता है HCF। तो अंतिम भाजक यहाँ पे 6 है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, है ना, क्या चीज कि जो HCF आ गया किसका, यानी 18 और 30 का, वो हो गया कितना, 6 हो गया इसका राइट आंसर, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग LCM निकालते हैं इसको, और किस प्रकार से HCF। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हल कर दिए, है ना। ए रह गया आपके लिए होमवर्क में, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि लघुत्तम स्वावर्तक किस प्रकार से निकाला जाता है और महत्तम स्वावर्तक। अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग देखे थे कि LCM और HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। आइए हम पहले को करते हैं, उसके बाद आप लोग, है ना, दूसरे और तीसरे को करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 24 है ना। तो 24 का अभाज्य खंड गुणनखंड करेंगे, अभाज्य, है ना, गुणनखंड करेंगे किस प्रकार से। तो इसको इस प्रकार से कीजिए, यानी इसको तोड़ते जाना है जब तक कि पूरा समाप्त न हो जाए, ठीक है। भाग लगना बंद हो जाएगा तभी जा करके हम लोग रुकेंगे। तो इसमें लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगेगा, है ना। 2 से जब लगाएंगे इसमें तो आएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब तक 1 न आ जाए जब तक इसको तोड़ते रहना है। तो ये हम लोग किसका गुणनखंड किए, तो अभाज्य गुणनखंड किए 24 का, ठीक है। तो मिला हमको क्या चीज, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 मिला। उसी प्रकार से हम लोग 90 का कर लेते हैं, 90 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पे लगाएंगे 2 से तो आ जाएगा 45 दूनी 90, फिर लगेगा इसमें 3 से तो 15 45 आ जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 5 15 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जब 90 का गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो हमको क्या चीज मिला देख लीजिए यहाँ पे। तो 2 मिला, गुना यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 गुना 5 लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लगेगा 5 से इसमें आ जाएगा 125, फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 1, है ना। 625 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या चीज मिला, यहाँ पे देख लीजिए, मिल गया यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। इस प्रकार से इसको, है ना, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये सीख गए कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करना है। दोस्तों पहले हम जस्ट इसके पहले बताएं आपको कि LCM और HCF किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, अभाज्य गुणनखंड सीख गए। अब हम यहाँ पे जो आगे देखने वाले हैं दोस्तों, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM और HCF को निकालना सीखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि दोनों अब मिक्सिंग होके आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, यानी कि इसको बनाना है। तो आइए चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे टाइप 3 की करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोग टाइप 1 में क्या सीखे, तो HCF और LCM को निकालना सीखे, और टाइप 2 में हम लोग क्या सीखे, तो अभाज्य गुणनखंड करना सीखे। अब यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना सीखेंगे, यानी कि दोनों को यहाँ पे मिला हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए, हम यहाँ पे 2 को करके दिखाएंगे और तीसरा को आप करके लाइएगा होमवर्क में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। और इसको सबसे पहले क्या करना है, दोनों चीज यहाँ पे करना होगा। पहले अभाज्य खंड गुणनखंड भी करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड भी करना है, और उसका LCM HCF भी इसका निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किसका, यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं 18 और 24 का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। आइए 18 का पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी तोड़िए। 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एक किसको हम तोड़ लिए, 18 का, तो यहाँ लिखेंगे 18 बराबर में आ जाएगा 2 गुना 3 आया। उसी प्रकार से हम लोग 24 का भी, है ना, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें लगाएंगे 2 से तो आएगा 12, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से इसमें भाग जाएगा तो आएगा 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। 1 जब आ जाता है दोस्तों तो भाग लगना समाप्त हो जाता है। अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 24 का। 24 का हम लोग जब गुणनखंड किया भाई गुणनखंड, तो मिला क्या चीज यहाँ पे, 2 2 2 और 3 मिला, ठीक है। इस तरफ लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या चीज,
एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे किसका एचसीएफ है ने, तो लिख रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ बराबर यानी कि किसका निकालने जा रहे हैं, यानी 18 और 24 का एचसीएफ बताएंगे यहाँ पे। तो एचसीएफ क्या होता है आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा है ने। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकालने वाले एचसीएफ जो हम लोग को चाहिए, यानी क्लास 10th में पढ़ना है दोस्तों, वो चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग जो निकाले थे वो बच्चा वाला था, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये जो दोनों को 18 और 24 को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड किए, ये दोनों में देखना है कॉमन, जो संख्या ये दोनों में रहेगा है ने, उसको हम लोग क्या करेंगे गुना के रूप में निकालते जाएंगे। अगर एक से ज्यादा मिला तो गुना के रूप में निकालना है, अगर एक रहेगा तो फिर वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो दोनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 1 2 बाहर निकलेगा। और चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है ना, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। 3 3 को देख लेते हैं, 3 एक इसमें भी है और एक इसमें भी है ना, तो एक 3 भी बाहर निकलेगा है ना। एक 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। अब जो है अब इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, तो गुना के रूप में निकला। ये दोनों को गुना कर दीजिए, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका एलसीएम, किसका, यानी 18 और 24 का एलसीएम। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। तो अभाज्य गुणनखंड जब किए इसको, तो इसमें क्या क्या चीज आया देख लीजिए, ये दोनों में क्या क्या चीज है। तो 2 दिख रहा है, टोटल में देखना है, 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, मात्र 2 ही चीज दिख रहा है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा बार आया है 2 है ना, उसी को हम लोग टोटल को ले लेंगे। तो ऊपर और नीचे देखेंगे तो इसमें 2 एक ही बार आया है और इसमें 2 आया 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा रहेगा उसी को लेना है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, इसको नीचे वाले को ले लेते हैं। ए 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया है। अब 2 नहीं लेना है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा उसी को लेना है सिर्फ, ठीक है। अब 2 को हम लोग ले लिए नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे 3 को ले लेंगे, ठीक है। तो 3 जिसमें रहेगा ज्यादा उसी को लेंगे। तो देखते हैं नीचे में 3 एक ही बार आया है तो इसको नहीं लेना है। ऊपर जब चलेंगे यहाँ पे तो 3 2 बार आया है, तो यही दोनों को हम लोग यहाँ पे लेंगे 3 गुना 3। अब इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करके आएगा दोस्तों यही हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। करिए गुना इसको, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 तिया हो जाता है कितना 72 है ना, 72 इसका आ गया एलसीएम दोस्तों है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। किस प्रकार से निकाले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये दोनों को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, तोड़ने के बाद यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद जो दोनों में कॉमन रहेगा दोस्तों है ना, और वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। और गुना के रूप में निकलेगा और ज्यादा, तो गुना करके जो लाइएगा गुना करके जो आएगा आंसर है ना, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम किस प्रकार से निकाले, तो ये दोनों को पहले इसमें चेक किए कि कौन कौन संख्या इसमें है। तो 2 और 3 था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए कि देखें कि किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2 है ना। 2 पहले हम लोग यहाँ पे चेक किए, तो जिसमें सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा था उसी को टोटल को ले लिए 2 को, ठीक है। उसके बाद 2 को जब ले लिए, ऊपर वाले को नहीं लिए क्योंकि उसमें एक ही बार आ रहा था, हमको उसको चुनना है जो सबसे ज्यादा बार आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 को देखे इसमें चेक करके, तो जो सबसे ज्यादा बार जिसमें 3 आ रहा था उसी को लिए। तो नीचे में तो एक ही बार आ रहा था इसलिए इस 3 को नहीं लिए है ना, लिए कौन जो ऊपर में आ रहा है 2 बार आ रहा है तो 2 बार ले लिया। और इस टोटल को जब गुना कर दीजिएगा तो ये जो आंसर आएगा गुना करने के बाद जो अंक आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए बारीकी से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे है ना, दूसरे को बता रहे हैं और तीसरा आप लोग करके लाइएगा। आइए यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको भी फिर इसी प्रकार से है ना तोड़ना है। तो आइए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 12 को पहले करेंगे तो 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 15 में लगाएंगे, ठीक है, तो 3 से लगेगा 3 5 15, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। ठीक उसी प्रकार से 21 को तोड़ लीजिए, यानी लगेगा इसमें 3 से 7 या 21 और फिर 7 से लगेगा 1 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो लिख लेंगे इसको, ठीक है। क्या क्या चीज है यहाँ पे, तो 12 का गुणनखंड किए तो क्या चीज मिला 2 गुना 2 गुना 3 मिला, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या चीज मिला यहाँ पे 3 गुना 5 मिला। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कितना का 21 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो मिला यहाँ पे 3 गुना 7 मिला। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं इसका किसका, यानी कि HCF निकालने वाले हैं। किसका निकालने वाले हैं, तो हम लोग निकालने वाले हैं 12 15 और 21 का, ठीक है, बराबर लिख दीजिए। अब इसमें HCF किस प्रकार से निकालेंगे
तो हम आपको समझा चुके हैं। हमने यहाँ पे 2 गो था, ठीक है, इसलिए दोनों में देखना पड़ रहा था कॉमन। यहाँ पे 3 गो आ गया दोस्तों, हो सकता है 4 गो भी देखने को मिले, है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तीनों में जो मिलेगा कॉमन, जो मैच करेगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। देख लीजिए, तो 2 अगर इसमें चेक कर रहे हैं तो सिर्फ उसी में, दोनों में नहीं है, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 3 को, है ना, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे 3 और चेक करेंगे 5 है, 5 किसी में भी नहीं है, 7 यहाँ पे देखेंगे 7 भी किसी में नहीं है। इसका मतलब तीनों में जो कॉमन मिला वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि मासा कहलाएगा। तो 12, 15, 21 का जो एचसीएफ आएगा 3 आ गया दोस्तों, है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। आइए हम लोग देखते हैं अब एलसीएम, है ना, एलसीएम निकालते हैं किसका, तो 12, 15, 21 का एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें, है ना, किस तरीके से बताएं आपको, यहाँ पे जो कि आप लोग देखे थे, इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन कौन संख्या आया इसमें। तो इसमें 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। कब आया है, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तब। अब इस तीनों में से ढूंढना है, पहले 2 को ढूंढना है, 2 जिसमें सबसे ज्यादा बार रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो 2 देखते हैं यहाँ पे, तो एक ही गो में है, तो एक ही गो में, तो एक ही गो ले लीजिए, 2 गुना 2, ठीक है। अब हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे 3 को, 3 देखेंगे सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तो 3 यहाँ पे जब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 3 को, है ना, तो सेम टू सेम सब में है, तो एक ही गो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि समान सब में आया है, तो वो कहीं से भी आप उठा सकते हैं। 5 अगर बात करें तो 5 भी एक ही बार आया है, तो हम लोग इसमें 5 को भी शामिल कर देंगे, है ना, गुना लिखेंगे। फिर 7 को अगर चेक करते हैं तो 7 भी एक ही बार आया है, तो वही हमारा सबसे ज्यादा बार कहलाएगा। अब सभी को गुना कर लीजिए, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, है ना। और 60 गुना जब हम लोग करेंगे 7 में दोस्तों, 60 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 छक हो जाएगा 42, एक जीरो आ जाएगा, है ना, 420 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे क्या किए कि एलसीएम और एचसीएफ को निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर। और ये रह गया आपके लिए क्या चीज, होमवर्क में, तो आप लोग इसको बना करके लाइएगा इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे सीख लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। आइए अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे, है ना, क्या चीज कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है। और ये परीक्षा के दृष्टि से भी आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं क्या चीज, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मासा निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग किस प्रकार से पहले एचसीएफ एलसीएम निकाले थे, किस प्रकार से उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखे थे, और अब की बार जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, है ना, मासा निकालना सीखेंगे। और ये 2026, है ना, 2026 के एग्जाम में फिक्स है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। 2 नंबर में एगो फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चीज है कि 2 संख्याओं के बीच में जब भी मासा ज्ञात करना है दोस्तों, तो उसका एक फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है। क्या चीज होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहां क्या होना चाहिए, तो जहां जो है ना, कि आर जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 के बराबर, और जो आर रहेगा वो बी से, है ना, छोटा रहेगा या तो बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें किस प्रकार से, है ना, जैसे यहाँ पे 2 से हम लोग भाग लगा लेते हैं 5 में, ठीक है। 2 से अगर भाग लगाते हैं यहाँ पे 3 से लगा लेते हैं, 3 से लगाते हैं अगर 5 में, तो एक बार में लग जाएगा, है ना, 3, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे नीचे घट जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा ए कहलाएगा, है ना, जो इस तरफ आएगा, है ना, जो इस तरफ आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा, और जिससे हम लोग भाग दे रही है वो बी कहलाएगा, और ये हमारा आर कहलाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, कि 35 और 75 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ पे, ठीक है। और वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको हम लोग मानेंगे बी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे, माना। अब यहाँ पे ए मान लीजिए, ए बराबर हो जाएगा कितना, 75, और तथा, है ना, बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, 35। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड में दोस्तों कर लेना है, रफ कॉपी में कर लेना है, इसका मासा निकाल लेना है भाग विधि से, यानी देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो छोटा अंक है वो है 35, ठीक है। तो 35 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 75 में देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 75। अब इसमें लगाइए
35 से लग जाएगा 2 बार में, 35 दूना होता है कितना 70 होता है, 2 बार में लग गया और इसमें घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 5 है ना, और नीचे में यहाँ पे क्या चीज आ गया, काट कुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब लिखेंगे इसको, तब लिखेंगे यहाँ पे कि इसीलिए क्या चीज लिखेंगे, इक्लिड 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 विभाजन, इक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथम से, एल्गो है ना एल्गोरिथम, इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, परिमेय से। आइए इसका फार्मूला लगा लेते हैं। इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का जो फार्मूला है, ये क्या चीज होता है दोस्तों, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इस पे मान रख देना। ए किसको बोलेंगे, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताए थे कि ए जो होगा है ना ए कहलाएगा है ना, बी कौन कहलाएगा, तो बी जो होगा हमारा है ना ए कहलाएगा बी, और ए हो गया, अरे हमारा कहलाएगा क्यू, और जो यहाँ पे शेष बचता है जो आकर के ये हमारा आर कहलाता है, और इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देना है। किसी प्रकार से लिखेंगे, आइए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 75। ठीक है, 75 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे होता है बी क्यू, यानी कि जो बड़ी संख्या, जो इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अगर बात कर लें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोला जाता है भागफल, भागफल, और जो यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। हिंदी में आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े होंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भागफल, और प्लस में होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पे जो है भाज्य को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, ए से दर्शा रहे हैं, बराबर भाजक को किससे दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो भाजक को बी से दिखा रहे हैं, गुना का चिन्ह दीजिए, और भागफल को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे क्यू से। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, और शेषफल को हम लोग दिखा रहे हैं आर से। जब आगे चलेंगे तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी गुना क्यू करेंगे तो हो जाएगा बी क्यू, और प्लस यहाँ पे आर। दोस्तों यही हमारा फार्मूला निकल के आया, देख लीजिए, और इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमको कब क्या रखना है, तो सीधा आप इसको पकड़िए, हिंदी वाले फार्मूले को जो लिखा गया है, और इस पे सीधा मान बैठाइए। पहले भाज्य को लिखना है, तो भाज्य हम लोग यहाँ पे किसको कह रहे हैं, देख लीजिए, है ना, भाज्य हम लोग कह रहे हैं ए को, तो ए यहाँ पे हो गया 75, इसलिए हम लोग लिख दिए 75। उसके बाद होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी भाजक किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि 35 को बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और गुना हो जाएगा, देख लीजिए फार्मूला में भागफल आता है, भागफल हो गया क्यू, तो हम लोग लिखेंगे क्यू का मान कितना वहां पे 2 हो जाएगा, और प्लस शेषफल में आर का मान यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लिए, यानी 35 गुना 70 और 5 यहाँ पे 75 हो गया। ठीक, जिस प्रकार से हम पहला स्टेप को कंप्लीट किए, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग निकालना सीखे थे एचसीएफ, इसको क्या कहते हैं, इसको इस तरफ से घेर देना है, और इस भाजक को यहाँ पे उतारा जाता है, उसका फिर से लगाना है इसमें भाग। ठीक है, जब 5 से लगाएंगे इसमें भाग तो हो जाएगा 5 है ना, 5 सत्ती हो जाएगा यहाँ पे 35, 7 बार में आ जाएगा 0 है ना। तो हम लोग को यहाँ पे रोकना नहीं। अब इसमें जब चलेंगे दोस्तों, तो हमारा ए जो है कौन 35, ए बन जाएगा ए, यानी कि ए हमारा कहलाएगा भाज्य। अब यहाँ पे जो 7 है ए हमारा भागफल कहलाएगा क्यू, और जो 5 है हमारा यहाँ पे वो बी कहलाएगा। अब जो आर है यहाँ पे वो कहलाएगा 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको फिर यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसमें जो बड़ा नंबर हो गया दोस्तों, कितना हो गया 35, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक यहाँ पे अब कितना हो गया, भाजक अब 1 कहला रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, और गुना हो जाएगा यहाँ पे 7, और प्लस में हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि आर का मान यहाँ पे 0 है ना। और इसका जो हो गया कंप्लीट हो गया, जैसे 0 आ जाएगा दोस्तों, है ना, ये हमारा बन गया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अतः, क्या लिखने वाले, अतः लिखने वाले यहाँ पे किसका निकाल रहे थे, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे है ना 35 और 75 का। या तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, तो एक तरीका और है, इसमें क्या लिखेंगे कि अंतिम भाजक, यानी ये हमारा भाजक कहलाएगा, ये हमारा भाजक कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, अतः अंतिम, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक बराबर कितना, जिससे जो भाग करने के लास्ट में भाग लगाते हैं पूरा पूरी कट जाता है, वही हमारा अंतिम भाजक कहलाता है। तो यहाँ पे अंतिम भाजक 5 हो गया दोस्तों, है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या चीज, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकाल रहे थे जिसको हम लोग मासा कहते हैं, है ना। तो मासा हो जाएगा आंसर यहाँ पे 5 हो गया, इसका राइट आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे
तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको समझाने के लिए आपको इतना किए, ठीक नहीं, इस प्रकार से। लेकिन अब की बार जो हम लोग बनाएंगे दूसरा इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से देखिएगा कि किस प्रकार से हम हल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करने वाले नहीं, बस आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना। अब इसमें क्या मानेंगे, तो जो इसमें दिया गया है 2 नंबर, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिया गया है उसको ए मानेंगे, बड़ा वाले को, और छोटा वाले को बी मानना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 867, क्योंकि ए बड़ा है इससे, है ना। और बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, कोमा देकर के लिखिएगा, बी बराबर 255 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब क्या करना है कि इसमें यहाँ पे साइड में रफ में क्या करना है कि इस छोटा वाले से बड़ा वाला में भाग लगा देना है। देखिए भाग विधि से मासा निकालना है, जो आपको हम सिखा चुके हैं दोस्तों, है ना। 255 से भाग लगाइए 867 में, कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 3 पचे 15 के 5, हासिल 1 रह गया, 3 पचे 15 और 1 हासिल वाला 16 का 6 हो गया, हासिल 1 रह गया, और 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको इस तरफ से घेर लिया जाता है और जो भाजक रहता है इसको यहाँ पे लिख लिया जाता है। अब लगाएंगे 102 से लगाएगा इसमें भाग, तो जाएगा कितना बार में, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, तो हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब फिर से इसको माइनस कीजिए, इसमें 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये 2 में से 2 गया कटकुट। अब फिर से इसको घेर लीजिए। अब इस भाजक को यहाँ पे लिखना है। अब एक कॉमन से लगाएंगे 102 में, तो 2 बार में ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लिए। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, क्या चीज, अब लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गो, है ना, एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म परिमेय से, एल्गोरिथ्म परिमेय से। आइए इसका फार्मूला लगा लेते हैं। यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये किस प्रकार होता है, हम जस्ट आगे इसके बताएं कि ये जो होता है भाज्य विवरण होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम बता दें आपको और आसान तरीका से लिखने के लिए, तो करना क्या है, ए कौन कहलाएगा इसमें, तो ए जो है यहाँ पे, है ना, इसी को यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, है ना। जितना बार में लिखा है, 1 बार में 2 बार में जो भी हो, है ना, इसमें इसको ए मान लेंगे, ये हमारा बी कहला जाएगा, है ना, सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्यू कहला जाएगा, ये बी कहला जाएगा, और ये हमारा जो शेषफल आया घट करके ये आर कहला जाएगा, है ना। यही हमारा होता है फार्मूला, है ना। तो इसको सही तरीका लिखने का क्या है, मैं आपको बता दूं कि पूरा आसान तरीका से। तो जो ए का मान रहेगा पहले उसको आप लिख लीजिए। तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 867। उसके बाद क्या करना है, अगल बगल वाला इसको गुना कर देना है, ठीक है। यानी कि 255 यहाँ पे है, 255 गुना कर देंगे किसके साथ, यानी 3 के साथ, ठीक है। और प्लस में जो आर का मान रहेगा शेषफल उसको जोड़ देना है, 102 हो गया। ए हो गया, पहला स्टेप लिख लिया कंप्लीट। अब पहला स्टेप जब लिख लिए तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे इसमें तो हमारा ए वाला कहलाएगा, ये क्यू बन जाएगा, और ये हमारा बी कहला जाएगा, और ये जो है आर कहला जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ए का मान अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 255 बराबर, है ना, इसके अगल बगल गुना कर दीजिए, यानी 102 और गुना हो जाएगा यहाँ पे कितना 2, और प्लस में शेषफल यानी कि आर का मान यहाँ पे हो गया 1 का मान, है ना। तो अभी भी नहीं रुकना है ना, एक स्टेप और चलेगा। अब हम बात करने हैं इसमें जब आएंगे, है ना, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब नीचे चलेंगे तो अब हमारा ए कहलाएगा 102, ठीक है, और ये बी कहलाएगा, और ये कहलाएगा क्यू, और आर कहलाएगा यहाँ पे 0 कहलाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे है तो 0 है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ए का मान जब हो जाएगा यहाँ पे, अब कितना होगा 102 बराबर है, उसके अगल बगल गुना कीजिए, तो एक कामन गुना करेंगे 2 में, ठीक है। तो एक कामन गुना 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, शेषफल जो है उसका, है ना, 0 हो जाएगा। जैसे 0 आ जाएगा दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया, है ना। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसीलिए अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे इस प्रकार से कि यहाँ अंतिम भाजक बराबर हो जाएगा कितना 102। सॉरी दोस्तों 102 नहीं, यानी कि 51 है, यहाँ पे 51 से कटा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो अंतिम भाजक हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये हो गया हमारा
आंसर है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा है ना। इस प्रकार से आप बनाइए एग्जाम में, और इसमें क्या होगा, वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 2 अंक मिलेगा दोस्तों इसका, ठीक है। और एग्जाम में फिक्स है यहाँ से है ना, एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइए है ना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम बता दिए और इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन देने वाले हैं यहाँ पे, जस्ट अभी देंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जाकर के घर पे क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत के साथ है ना करते रहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये सब लिखे थे, ठीक है। ठीक इस प्रकार से सिर्फ यहाँ पे तोड़ा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से इधर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है ना हिसाब, इस पे हम आपको है ना 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप लोग क्या कीजिएगा, तो घर से बना करके लाइएगा इसको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप 5 देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पे दिया गया है ना, कि क्या चीज, कि एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज बोला जा रहा है। 24 और 60 का मासा 12 है, तो लासा निकालना है, यानी कि इसका जो है, यानी 24 और 60 का मासा निकाल करके, यानी कि एचसीएफ जो है ये निकाला गया है दोस्तों, ये दिया गया पहले से 12, ठीक है। तो इसका पूछा जा रहा है एलसीएम, यानी कि लासा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे है ना, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे पहला संख्या एक ए होता है, दूसरा संख्या बी होता है। तो यहाँ पे जो है 24 इसको ए मानेंगे, 60 को बी मानेंगे, ठीक है। यानी पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे आप मान रख दीजिए, ठीक है। ए कौन है, तो ये हमारा जो पहला संख्या है ये हमारा ए कहला जाएगा, ये दूसरा जो है ये बी कहला जाएगा, और यहाँ पे एचसीएफ 12 हो गया, एलसीएम निकालना है, बस इसको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। ए का मान यहाँ पे 24 है, 24 लिखिए, गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। बी का मान यहाँ पे 60 है, 60 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर दीजिए। एचसीएफ का मान यहाँ पे 12 गुना एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मान नहीं दिया गया तो एलसीएम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे है दोस्तों एक समीकरण बन गया है, आप लोग पढ़े होंगे समीकरण में कि अगर आपसे यहाँ पे कह दिया जाए कि 2 गुना एक्स बराबर 4 है, तो हम लोग इसको किस प्रकार लिखते थे कि यहाँ पे 2 गुना एक्स रहे, या तो इस प्रकार से लिखा हुआ बात बराबर है नहीं। जब इस प्रकार से रहता है लिखा हुआ, तो क्या करते थे कि एक्स को यहीं पे रख लेते थे, और जो उस तरफ लिखा गया अंक उसको लिख देते थे, और जो इसका गुना में रहता था वो चला जाता था इसके भाग में, इसलिए 2 आ गया इसका नीचे, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 से कटेगा 4 तो आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, एक्स का मान निकाल लेते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समीकरण आ गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम का मान निकाल लेना है। तो ये दोनों जो 12 है और एलसीएम ये दोनों गुना के रूप में है, तो एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रख लेंगे और 12 को इस तरफ वाले के भाग में भेज देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगाइए, इस तरफ एलसीएम में रहने दीजिए और 12 को इस तरफ लेके आइए, यानी कि 24 गुना 60 के बटे में आ जाएगा 12। या तो ऐसे नहीं करना है तो एक सिंपल तरीका और है, आप इसको काट सकते हैं, बराबर का जब इस तरफ और इस तरफ दोनों प्लस में या माइनस में रहेगा और दोनों कट रहा है आपस में, तो आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे कट रहा है 12 का 1 और 12 पचे, यहाँ पे 60 हो गया। अब इसको 24 गुना 5 करेंगे तो 24 पचे कितना होता है, 24 पचे होता है 20 से, ठीक है। 120 आ गया, बराबर में एलसीएम हम लोग इसको अच्छा से लिख देंगे इस तरह से कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 120, ये हमारा कहलाएगा आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे, चलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग को बारीकी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 18 और 1200 है, यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे क्या चीज, आइए इसका फार्मूला होता है, क्या चीज होता है, इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। ये चीज होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि पहली संख्या को ए कहते हैं गुना दूसरी संख्या को बी कहते हैं, बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो इसको एलसीएम गुना एचसीएफ या तो एचसीएफ गुने एलसीएम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम गुने क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है।
ये इसका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। और यही चीज को इसमें दिया गया है, बस आप लोग को बारीकी से समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, दो संख्याओं का मासा देख लीजिए, तथा लासा, यानी तथा से पहले मासा है और उसके बाद लासा है, उसी प्रकार से इसका मान दिया गया है क्रमशः, है नहीं, कितना दिया गया है 18 और यहाँ पे 1200, इसका मतलब और से पहले 18 है, यहाँ तथा से पहले है नहीं क्या है, मासा, तो मासा जो यहाँ पे कहलाएगा, कौन कहलाएगा, मासा कहलाएगा 18, यानी पहले वाला को तुलना पहले वाले से कर देना है और बाद वाले को तुलना बाद वाले से कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का मासा तथा लासा, पहले मासा है उसके बाद लासा है, उसी प्रकार से क्रमशः यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18 और 1200 है, यानी यही दोनों का मान यहाँ पे दिया गया है, तो पहले वाले को तुलना पहले वाले से करना है और दूसरे वाले को दूसरे वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे तथा से पहले मासा है, यहाँ और से पहले 18 है, इसका मतलब मासा जो हो जाएगा 18 और लासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मासा किसको बोलेंगे हम सब, है नहीं, हम सब तो HCF को यहाँ पे मासा बोला जाता है और LCM को बोला जाता है लासा। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया, है नहीं। और यदि एक संख्या किसको बोलेंगे, तो ए को बोलेंगे, यानी एक संख्या या पहली संख्या कहे तो हमारा एक कहलाएगा, है नहीं। तो एक संख्या यहाँ पे जो है, यानी पहली संख्या ए जो है 240 दिया गया है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी निकालना है ना, दूसरी संख्या बोलेंगे तो बी निकालना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, दो संख्याओं का मासा है तथा लासा क्रमशः 18 और कितना है 1200, यानी यहाँ पे जो है HCF जो है दोस्तों, HCF कितना दिया गया है, तो पहले वाला यहाँ पे 18 है तो HCF हो जाएगा 18, और LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा यहाँ पे 1200, यानी दिया गया है। और एक चीज और दिया गया है इसमें कि एक संख्या कहेगा या तो कहेगा पहली संख्या, तो A है, ठीक है। तो A बराबर दिया गया यहाँ पे 240 और B यहाँ पे खाली है, यानी दूसरी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो B हम लोग को यहाँ पे खाली है लेकिन निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि क्या चीज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे LCM गुने HCF या तो HCF गुने LCM कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, तो इसका इस पे मान रख देना है, देख लीजिए जो के तब इसको सेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे A है, A का मान यहाँ पे 240 है, 240 रख दीजिए, गुना B का मान निकालना है तो B का मान वैसे रहेगा, B ही रहेगा, है ना। HCF कितना यहाँ पे दिया गया 18, तो 18 लिखेंगे, और गुना LCM कितना दिया गया है, LCM यहाँ पे 1200 है तो 1200 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कट रहा है तो कटा दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो गया 12 का 1 के, और 12 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे 0 है दोस्तों, 12 का 1 के 0 यहाँ पे रह गया, तब जा करके यानी 10 बार में कटेगा, और ये 2 को कटा देंगे, 2 का 1 के, और इसको 18 काट देते हैं, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे जो B का मान आएगा निकल के, B बराबर आ जाएगा, क्या चीज बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 9 और गुना यहाँ बच गया 10, है ना। अब गुना करेंगे तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे B बराबर 90, यानी B का मान आ गया 90, तो B जो है हमारा यहाँ पे निकल गया दूसरी संख्या। तब यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। तो आप लोग को दूसरे क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चलिए हम आपको होमवर्क में देते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व करके लाइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हम लाइव आएंगे दोस्तों, है ना। इसको सोल्व करने के लिए जो आपको परेशानी होगा दोस्तों, वो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे, कंटिन्यू पर डे लाइव आएंगे, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और इसमें जो आपको दिक्कत आएगा, होमवर्क जो दिया जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वो लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं जो कि अलग टाइप का था, इसलिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि HCF यानी 72 और 120 का HCF कितना है, 24 यहाँ पे दिया गया है, तो LCM बताना है इसी का, यानी कि 72 और 120 का LCM बताना है दोस्तों, है ना। तो किस प्रकार से निकालना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया
गया है। क्या चीज है ना, यहाँ पे इसको जो है ना 72 को मानेंगे पहली संख्या, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 72, यानी कि है ना, और बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 120, और ये दोनों का एचसीएफ यहाँ पे निकाल के दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, एचसीएफ यहाँ पे निकला हुआ है। ये दोनों संख्या का एचसीएफ 24 है, तो हम लोग को बताना है क्या चीज, एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या चीज होगा। एलसीएम नहीं पता है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि है ना, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ और गुने होता है एलसीएम। एक चीज होता है इसका फार्मूला। अब इस पे मान रख दीजिए, यानी पहली संख्या किसको माने हैं, 72 को, यहाँ 72 लिखिए, गुना दूसरी संख्या माने किसको, 120 को लिखेंगे, बराबर एचसीएफ ये दोनों का निकाल करके यहाँ पे दिया गया था 24, 24 मान रखिए, और गुना एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम का एलसीएम जो के तब रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर कट रहा है तो पहले कटा दीजिए। 24 से दोनों कट रहा है, ठीक है, दोनों कट रहा है, किसी को आप काट सकते हैं। 24 से का 1 के, और 24 से इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 48, 24 या 72, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तब जा करके यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे बच गया है कितना, 3 बच गया, और यहाँ पे 120 बराबर में बचा हुआ है एलसीएम। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा यहाँ पे 36, और एक 0 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको है ना अच्छे से लिख देंगे यहाँ पे कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, और एलसीएम ही बोला जा रहा था निकालने के लिए, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, आंसर है ना। तो ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया दोस्तों, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम देंगे यहाँ पे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं क्या चीज, होमवर्क में दोस्तों। तो चलिए बच्चों, आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क है ना दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा, है ना। कितना क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन यहाँ है और 1 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टोटल 6 क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, घर पे आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद आप जो चाहिएगा है ना वो आपको बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, है ना। तो चलिए बस आप लोग को यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और इसका पार्ट 2 आगे आएगा। ठीक है।